13 साल का कॉन्ट्रैक्ट बॉडीगार्ड। मैं 2 करोड़ लेकर बेफिक्र होकर चला गया। मैंने सोचा था कि अब आसमान खुला है, बर्फीली महिला सीईओ से अब कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब वो बुरी हालत में मेरे सामने आई, अपना तामझाम उतारकर पूरी तरह मुझ पर निर्भर, तो आखिरकार मेरा दिल पसीज ही गया। मुझे लगा ये प्यार की शुरुआत है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो उसका बिछाया जाल है। दोबारा मिलने पर वो गर्भ से भरे पेट के साथ मुझसे बोली, लिन चेन, इस बार तुम बच नहीं सकते। ये पिछले महीने की तनख्वाह है और कॉन्ट्रैक्ट में तय बकाया रकम, कुल मिलाकर 2 करोड़। सु वानक्विंग की ठंडी आवाज साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवा की तरह, जिसमें इंसानियत का कोई अंश नहीं था। उसने एक काला बैंक कार्ड मेरी तरफ सरकाया। उसके उस बेदाग चेहरे पर बस एक ही शब्द लिखा था, दफा हो जा। मैंने कार्ड नहीं लिया। मैंने तो झपटकर उसकी मेज का पाया पकड़ लिया और पूरा बदन उससे ऐसे चिपका लिया जैसे कोई चिपकू खिलौना हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सु मैडम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप यूं ही नहीं तोड़ सकती। मैं फूट फूट कर रोने लगा और अपना गाल उस ठंडी और चिकनी धातु की मेज की टांग से रगड़ने लगा। क्या आप भूल गई कि मैंने आपके लिए चाकू झेला, आपके लिए समंदर में छलांग लगाई? सु वांगक्विंग की आंख फड़की। तुमने मेरे लिए चाकू इसलिए झेला क्योंकि तुम खुद रास्ता नहीं देख रहे थे और लुटेरे के चाकू से जा टकराए। वो तो बस पर्स छीनना चाहता था। तुम्हारी उस टक्कर ने पूरे मामले को अपहरण की कोशिश में बदल दिया। मेरी रुलाई एक पल को रुकी। तो वो समंदर वाली छलांग? उस बार क्रूज पर आपने कहा था कि आप सूर्योदय देखना चाहती हैं। मैंने बिना कुछ सोचे आपके लिए स्टारफिश लाने समंदर में छलांग लगा दी। कितना रोमांटिक था, मैंने कहा, उसकी जमी हुई यादों को ताजा करने की कोशिश करते हुए। रोमांटिक? सु वानक्विंग में आखिरकार भावना का संचार हुआ, वो भी मार डालने वाली भावना। वो इसलिए क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी और मेरी हीरे की बाली को सिक्का समझकर समंदर में फेंक दिया। तुमने कहा था कि तुम उसे निकाल लाओगे और नतीजा? उसने ऊपर से नीचे मुझे देखा। उसकी आंखों के बर्फीले तीर मानो मुझे छलनी कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि तुम न सिर्फ बाली नहीं निकाल पाए, बल्कि तुम्हारी टांग में ऐंठन आ गई। आखिर में मुझे 3 लाइफगार्ड बुलाने पड़े, जिन्होंने तुम्हें बाहर खींचा, और तुम लाइफगार्ड की टांग पकड़कर कह रहे थे कि तुम जलपरी हो। मैंने शर्मिंदगी से मेज का पाया छोड़ा और उसकी पिंडली पकड़ ली। छूने पर अद्भुत लचीलापन और रेशमीपन महसूस हुआ। वो पतली सी काली स्टॉकिंग में लिपटी हुई थी, जिसका एहसास दिल दिमाग को हिला देने वाला था। वो सब अलग बात है, वो सब मेरे प्यार का सबूत था। मैंने अपना चेहरा उसकी टांग पर रख दिया, उस दूरी बनाने वाली फिर भी जानलेवा खुशबू को महसूस करते हुए। सु मैडम, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम यरूशलेम के बिना नहीं रह सकता। सु वांगक्विंग का शरीर एक पल को अकड़ गया। उसने अपनी टांग खींचनी चाही, पर मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था। हाथ हटाओ। उसकी आवाज की धीमी पड़ गई। नहीं हटाऊंगा, जब तक आप वादा नहीं करती कि मुझे नहीं निकालेंगी। उसने गहरी सांस ली, जिससे उसकी छाती की वह दिल थाम देने वाली उठान गिरावट साफ दिखी। मैं ये भी महसूस कर सकता था कि गुस्से से उसकी टांग की मांसपेशियां कैसे हल्की सी तन गई थी। लिन चेन, उसने मेरा नाम लिया। मैं आखिरी बार कह रही हूं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यही खत्म होता है। पैसे लो और मेरी दुनिया से गायब हो जाओ। उसका हाथ मेज पर रखे एक लाल बटन की ओर बढ़ा। वो सिक्योरिटी रूम की इमरजेंसी घंटी थी। मैंने मन ही मन ठान लिया, जाना तो है ही, आखिरी बार कुछ पागलपन क्यों न किया जाए। मैंने अचानक सिर उठाया और पतली स्टॉकिंग के ऊपर से ही उसकी पिंडली पर एक चुंबन जड़ दिया। समय मानो थम गया। सु वानक्विंग पूरी तरह पत्थर की मूरत बन गई। मैं साफ देख सकता था कि उसके चेहरे पर जमी बर्फ की परत चटक रही है और उसकी जगह हैरानी की एक धुंध छा रही है। तुम, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई।
मैंने अपना दूसरा हाथ उठाया और बिजली की फुर्ती से मेज से वो 2 करोड़ वाला बैंक कार्ड उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। फिर मैंने उसे छोड़ दिया और 100 मीटर की दौड़ की रफ्तार से पीछे की ओर कूद गया। सो मैडम, जिंदगी में फिर मुलाकात हो या ना हो, पछताने से बेहतर है कि हम फिर कभी न मिले। इन 3 सालों की मेहमानवाजी के लिए शुक्रिया। ये कहकर मैंने ऑफिस का भारी दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर भाग निकला। पीछे से सु वांगक्विंग की चीख सुनाई दी, जिसमें जबरदस्त गुस्सा था और एक हल्की सी, न चाहते हुए भी महसूस होने वाली कंपी। लिन चेन, मैं कुत्ते से भी तेज भागा। सु ग्रुप की उस आसमान छूती इमारत से बाहर निकलकर एक ही सांस में पहुंच गया। बाहर की तेज धूप ने मेरी आंखें चौंधिया दी। आजाद हो गया। मैंने बाहें फैलाई और ललचाती नजरों से इस मुश्किल से मिली, गाड़ियों के धुएं से मिली आजादी की हवा में सांस ली। जेब में पड़े उस कार्ड का एहसास कितना ठोस था, कितना दिल को तसल्ली देने वाला था। 2 करोड़। इन 3 सालों में मैंने गधे की तरह काम किया, पागलपन किया, मसखरापन किया। आखिरकार सब सार्थक हुआ। सु वानक्विंग, वो दूर खड़ी बर्फ की रानी, उसे लगता था कि वो पैसे देकर एक बॉडीगार्ड खरीद रही है, एक ढाल, एक ऐसा औजार जो उसके तंग करने वाले प्रेमियों के सामने उसके बदतमीज और बेअदब बॉयफ्रेंड का रोल निभा सके। उसे क्या पता था, मैं ही वो शख्स हूं जो उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। ठीक है, ज्यादातर समय वही मुझे नचाती थी, लेकिन मैंने भी फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसे अभी अभी अपने होठों पर बची उज़्बा, बेहतरीन परफ्यूम और औरत के शरीर की खुशबू के मिले जुले एहसास को याद करके मैं हंसे बिना नहीं रह सका। वो तो पागल ही हो गई होगी। वो इतनी सफाई पसंद औरत, जिसे कोई कपड़े का कोना छू दे तो भी भौहें सिकोड़ लेती थी। मुझ जैसे गमवार ने उसके उस हिस्से पर अपनी छाप छोड़ दी थी। मेरा अंदाजा है कि उसने वापस जाकर आधी बोतल सैनिटाइजर खर्च कर दी होगी। मेरा फोन कंपा। मैंने उठाकर देखा, सु वांगक्विंग के असिस्टेंट का मैसेज था। मिस्टर लिन, सु मैडम का निर्देश है, आपकी बकाया रकम में कार्ड वाले 2 करोड़ के अलावा मानसिक यातना के लिए अतिरिक्त 50 लाख रुपए आपके वेतन खाते में डाल दिए गए हैं। साथ ही सु मैडम की शुभकामनाएं हैं कि आप बाहर निकलते ही किसी गाड़ी से कुचले जाएं। मैं और भी जोर से हंसा। देखो, वो सच में कितना गुस्सा थी। मानसिक यातना का खर्च जैसी चीज तक सोच ली। ये औरत गुस्से में भी कितनी अमीर है। मैं सीटी बजाता हुआ एक टैक्सी में बैठा। ड्राइवर, शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग में चलो। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से मुझे एक नजर देखा। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी पागल को देख रहा हो जिसने अभी अभी लॉटरी जीती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमीरों की खुशी ऐसी ही सीधी सादी होती है। मैंने आधा दिन लगाकर एक टॉप फ्लोर डुप्लेक्स खरीद लिया, जिसमें छत पर बगीचा और स्विमिंग पूल था। फर्श से छत तक बनी विशाल खिड़की के सामने खड़े होकर शहर की रौनक को नीचे देखते हुए मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का बादशाह हूं। अब नहीं देखनी पड़ेगी सु वांगक्विंग की वो बर्फीली सूरत। अब नहीं करना पड़ेगा उसके अजीबोगरीब रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने नाटक। अब नहीं रहना पड़ेगा 24 घंटे तैयार, हर वक्त उन छोटी मोटी बेकार की बातों से निपटने के लिए। रात को मैं अकेला उस बिस्तर पर लेटा जिसमें 5 लोग आराम से सो सकते थे। आसपास सन्नाटा डरावना था। न वो रात को काम करते हुए कीबोर्ड की खटखट, न उसके बुरे सपनों की हल्की सिसकियां, न उसका हर सुबह 6 बजे बजने वाला, मुर्दों को भी जगा देने वाला बेतुका अलार्म। मैंने करवट बदली। अचानक लगा कि ये कमरा थोड़ा खाली है और दिल में भी जैसे कुछ कमी है। ये जरूर एक भ्रम होगा। मैंने खुद को समझाया, ये अमीरों की परेशानी है, अचानक मिली फुर्सत का खालीपन। मुझे अपनी जिंदगी को भरने के लिए कुछ चाहिए। अगले दिन मैंने पागलों की तरह खरीदारी शुरू कर दी। आलीशान गाड़ियां, ब्रांडेड घड़ियां, लग्जरी सामान। मैंने खुद को सिर से पैर तक पैसों की महक में बदल दिया। मैं शहर के सबसे बड़े क्लब में गया,
दाएं बाएं सुंदरियों को बैठाया, लेकिन उन औरतों के शरीर से आने वाली परफ्यूम की खुशबू बहुत सस्ती, बहुत चुभने वाली थी। उनकी मुस्कान बहुत बनावटी, बहुत चापलूसी भरी थी। मेरे दिमाग में हर बार बेवजह वानक्विंग का गुस्से वाला चेहरा घूम जाता। जब वो गुस्सा होती है तो उसकी आंखें ऐसे चमकती है जैसे तारे जल रहे हों। किसी भी वक्त से ज्यादा जिंदा दिल। मैं पक्का पागल हो गया हूं। मुझे उस औरत की याद आने लगी। मैंने जोर से शराब का एक घूंट भरा। लिन चेन, लिन चेन, तुम इतने गिरे हुए नहीं हो सकते। तुम आजाद हो। तुम्हें खुश होना चाहिए। एक हफ्ते बाद मैं ऊब गया। पैसे उड़ाने वाली ये जिंदगी बॉडीगार्ड की नौकरी से भी ज्यादा उबाऊ थी। मैंने गाड़ियां और घड़ियां गैराज में बंद की और वापस आम सी टी शर्ट और जीन्स पहन ली। मुझे कुछ ऐसा काम करना था जो मुझे एहसास दिलाए कि मैं अभी भी जिंदा हूं। कुछ सच्चा काम। मैंने एक किताबों की दुकान खोल ली, शहर के एक शांत कोने में, शोरगुल से दूर। दुकान का नाम बहुत सादा था, दोपहर। मैंने खुद दुकान की हर छोटी बड़ी चीज डिजाइन की। लकड़ी की बुकशेल्फ, मुलायम सोफे, गर्म पीली रोशनी, हवा में कॉफी और पुरानी किताबों की मिलीजुली खुशबू। यही थी वो जिंदगी जो मैं चाहता था। रोज सुबह देर से उठना, फिर दुकान आना, किताबों की अलमारियों पर धूल साफ करना, खिड़की के पास रखे हरे पौधों को पानी देना। चंद गिने चुने ग्राहक, ज्यादातर सच्चे किताबी कीड़े, वे पूरी दोपहर यहीं बिताते, एक कप कॉफी का ऑर्डर देते और चुपचाप किताबें पढ़ते। कभी कभार हम किसी लेखक या किसी कहानी के बारे में बातें कर लेते। कोई लेन देन नहीं, कोई चालाकी नहीं। ये एहसास मुझे बहुत सुकून देता था। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी ऐसे ही शांति से गुजरती रहेगी उस बरसाती रात तक। उस दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी, मानो पूरा शहर डुबो देगी। दुकान बंद करने का वक्त होने वाला था। मैं शटर गिराने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर लगी विंड चाइम बजी। एक पूरी तरह भीगी हुई आकृति लड़खड़ाती हुई अंदर आई। बारिश का पानी उसके बालों और कपड़ों के कोनों से टपक रहा था। फर्श पर पानी का गड्ढा बनता जा रहा था। उसने सिर उठाया। वो खून से महरूम पीला चेहरा साफ तौर पर सु वानक्विंग का था। मैं ठक रह गया। वो दूर खड़ी रानी नहीं थी। उसने अपना वो नफीस कवच उतार फेंका था और अपने अंदर की कमजोरी और बेबसी बाहर निकाल लाई थी। उसने एक साधारण सी सफेद ड्रेस पहन रखी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके शरीर से कसकर चिपक गई थी, उसके सुंदर शारीरिक गठन को उभारती हुई। वो एक ऐसी खूबसूरती थी जो दिल तोड़ दे। उसकी आंखों में अब वो ठंडापन और दूरी नहीं थी। वे खोई खोई, बेबस और डरी हुई थी, बिल्कुल किसी रास्ता भटके जानवर के बच्चे की तरह। वो बोली, उसकी आवाज बुरी तरह भर्राई हुई थी, रुआंसी थी। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा दिल जैसे किसी न दिखने वाले हाथ ने बुरी तरह जकड़ लिया हो। इतना दर्द हो रहा था कि मेरी सांस रुक गई। ये औरत ऐसी कैसे हो गई? मैं जिस सु वानक्विंग को जानता था वो हमेशा घमंडी, ताकतवर थी। आसमान फट पड़ता तो भी वो बिना पलक झपकाए संभाल लेती। और अब वो मेरे सामने खड़ी थी, मूसलाधार बारिश में बिखरे किसी पत्ते की तरह। पहले अंदर आओ। मैंने अपनी हैरानी दबाई और उसे अंदर आने के लिए किनारे हटा, मानो उसने अपनी आखिरी ताकत भी खो दी हो। उसका शरीर ढीला पड़ा और वो मेरी तरफ गिरने लगी। मैंने बिना सोचे झपट कर उसे पकड़ लिया। उसका शरीर बहुत ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा और लगातार कांप रहा था। मैं साफ महसूस कर पा रहा था उसके शरीर की कंपी पतले कपड़े के जरिए मेरी हथेली तक पहुंच रही थी। एक जानी पहचानी बेहद शालीन खुशबू मेरे नाक में घुसी। बस इस बार खुशबू में बारिश की नमी और एक नाउमीदी की सहरन मिली हुई थी। आखिर हुआ क्या? मैंने उसे सहारा देकर सोफे पर बैठाया,
लेकिन उसने तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा पकड़ा हो, मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसके नाखून मेरे मांस में चुभ रहे थे, पर मुझे दर्द नहीं हो रहा था। पिताजी, कंपनी, सब चला गया। वो रुक रुक कर कहती रही और आखिरकार उसके आंसू बह निकले। बड़े बड़े मोतियों जैसे आंसू उसके पीले गालों को पार करते हुए मेरे हाथ पर गिरे। बेहद गर्म। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। सुग्रुप, वो व्यापारिक साम्राज्य यूं ही खत्म कैसे हो गया? ये मेरे लिए दुनिया के खत्म होने से भी ज्यादा अवास्तविक था। मैंने पास रखा एक साफ तौलिया उठाया और हल्के हाथों से उसके बाल पोंछने लगा। उसके बाल लंबे और मुलायम थे, पानी से भीगकर समुद्री शैवाल जैसे लग रहे थे। मेरा हाथ बहुत हल्का था, कहीं उसे चोट न लग जाए। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस सोफे पर टिकी रही और मुझे जो चाहे करने दिया, बिल्कुल एक बिना रूह की गुड़िया की तरह। मैंने उसे इस हालत में कभी नहीं देखा था। वो औरत जो हमेशा मेरे सामने अकड़ती थी, अपनी नजरों से मुझे जमा देती थी, इस वक्त कांच के नाजुक बर्तन से भी ज्यादा कमजोर थी। मेरे दिल में एक अजनबी सा भाव उमड़ा। क्या ये दया थी? और एक टीस, कमबख्त टीस। मैंने उसके लिए अदरक की चाय बनाई। वो कटोरा पकड़े छोटे छोटे घूंट पीती रही और खोई नजरों से खिड़की के बाहर बारिश का मंजर देखती रही। मैं उसके सामने बैठा था। कुछ पल को समझ नहीं आया कि क्या कहूं। सांत्वना के शब्द बहुत फीके थे, कारण पूछना बहुत निर्दयी। हम ऐसे ही चुप रहे। दुकान में बस बारिश की आवाज थी और उसके कभी कभार सुड़कने की हल्की आहट। अदरक की चाय पीने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी, पर अब भी वो काफी उदास थी। शुक्रिया, उसने कटोरा नीचे रखते हुए धीरे से कहा। यह पहली बार था जब मैंने उसके मुंह से ये दो शब्द सुने। 50 लाख जीतने से भी ज्यादा अनोखा लगा। कोई बात नहीं। मैं उठा और बर्तन समेटने लगा। तुम आज रात यही रुक जाना। किताबों की दुकान की दूसरी मंजिल पर एक छोटी सी अटारी है, जहां मैं दोपहर में आराम करता हूं। एक बिस्तर है, एक अलग बाथरूम है। सादा है, लेकिन कम से कम बारिश और हवा से तो बचाएगी। उसने सिर हिलाया, मना नहीं किया। मैं उसे ऊपर ले गया। अटारी की जगह बहुत छोटी थी, बेहद आरामदेह ढंग से सजाई गई थी। मैंने अलमारी से नई चादर और रजाई निकाली और मेरे कपड़ों का एक नया सेट जो मैंने कभी नहीं पहना था। पहले गर्म पानी से नहा लो, कपड़े बदल लो, कहीं सर्दी न लग जाए। मैंने सामान बिस्तर पर रखा। कुछ जरूरत हो तो बताना। इतना कह मैं जाने को मुड़ा। एक ठंडे हाथ ने अचानक मेरी शर्ट का कोना पकड़ लिया। मैंने पीछे देखा। सु वांगक्विंग मेरे पीछे खड़ी थी, सिर उठाए मुझे देख रही थी। हल्की पीली रोशनी में उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उन पर धुंध की परत चढ़ी हो, नम और डबडबाई हुई। उसकी लंबी पलकों पर अभी भी आंसू टंगे थे। क्या मैं अकेली नहीं रह सकती? उसकी आवाज बहुत हल्की थी, एक गिड़गिड़ाहट लिए हुए। मुझे डर लग रहा है, मैं मानता हूं। उस वक्त मेरा दिल पसीज गया, पूरी तरह पसीज गया। मैं ऐसी सु वांगक्विंग को मना नहीं कर सकता था। मैंने एक कुर्सी खींची और बिस्तर के पास बैठ गया। वो नहाने गई। बाथरूम से पानी की झरझर की आवाज आ रही थी। मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ था। सु परिवार के साथ हुआ क्या? वह झाओ तियान्यू, उसका वह हैसियत के मुताबिक मंगेतर, उसे सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त वो आदमी कहां था? न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। पानी की आवाज बंद हुई। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। सु वांगक्विंग मेरी वो बड़ी सी सफेद टी शर्ट पहने बाहर आई। टी शर्ट का निचला सिरा उसकी जांघों के ऊपरी हिस्से तक ही आ रहा था, जिससे उसकी दो सीधी, लंबी और चमकदार गोरी टांगे दिख रही थी। उसने अंदर कोई और कपड़ा नहीं पहना था। उसके बाल अब भी टपक रहे थे। चेहरे पर अभी अभी नहाने की लाली थी। निगाहें खोई खोई सी,
मानो किसी पतली चादर से ढकी हों, और रोज के उस हथियारों से लैस रानी से एकदम जुदा। इस पल की वो जानलेवा आकर्षण से भरी थी। मुझे लगा मेरा गल आज सूख रहा है। मैंने निगाहें फेर ली और देखने की हिम्मत नहीं हुई। हेयर ड्रायर दराज में है। मैंने बेड साइड टेबल की तरफ इशारा किया। उसने कहा और आगे बढ़ी, हेयर ड्रायर ढूंढने के लिए झुकी। उस मुद्रा में उसकी ढीली टी शर्ट का गला नीचे खिसक गया। मैंने देखा बर्फ जैसी गोरी त्वचा का एक दिल दहला देने वाला टुकड़ा और एक गहरी, मन में हलचल मचा देने वाली दरार। मैं झटके से उठ खड़ा हुआ। पहले तुम बाल सुखा लो, मैं नीचे देख कर आता हूं। मैं लगभग भागता हुआ वहां से निकला। नीचे आकर मैंने अपने लिए एक गिलास ठंडा पानी डाला। एक ही सांस में गटक गया, लेकिन फिर भी मेरे दिल की वो आग नहीं बुझी। मैं बुकशेल्फ के सहारे टिककर कड़वी सी हंसी हंसा। लिन चेन, तुम सच में बड़े निकम्मे हो। 3 साल झेल गए, अब ये क्या कर रहे हो? मौके का फायदा उठा रहे हो? मैंने खुद को धिक्कारा, लेकिन दिमाग में उसका अभी वाला रूप किसी भी तरह दूर नहीं हो रहा था। वो टांगे, वो गोरी त्वचा का टुकड़ा, वो निगाहें। मैं काफी देर तक नीचे रहा, जब तक यकीन नहीं हो गया कि मैं शांत हो गया हूं। तब दोबारा ऊपर गया। वो पहले ही बिस्तर पर लेट चुकी थी, सिकुड़ी हुई, किसी जख्मी बिल्ली के बच्चे की तरह। रजाई उसकी ठुड्डी तक खिंची हुई थी। बस एक हथेली जितना छोटा सा चेहरा दिख रहा था। लग रहा था वो सो गई है। उसकी सांसें बहुत हल्की और एक समान थी। मैंने पास जाकर उसकी लाइट बंद करनी चाहिए तो देखा कि उसकी आंखों के कोनों पर अभी भी सूखे आंसुओं के निशान थे। उसकी लंबी पलकें नींद में भी हल्की हल्की कांप रही थी। मेरा दिल एक बार फिर छलनी हो गया। मैंने हाथ बढ़ाया, उसके आंसू पोंछना चाहा, लेकिन उंगलियां उसकी त्वचा को छूने से ठीक पहले रुक गई। आखिरकार मैंने बस चुपचाप लाइट बंद की, दरवाजा बंद किया और चुपके से बाहर निकल आया। उस रात मैं नीचे सोफे पर सोया। पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह खाने की खुशबू से मेरी नींद खुली। मैंने आंखें खोली, देखा सू वांगक्विंग रसोई में खड़ी है। उसने वही सफेद टी शर्ट पहन रखी थी और मेरा खरीदा हुआ एक एप्रन बांध रखा था। लंबे बाल उसने यूं ही लापरवाही से बांध लिए थे, जिससे गर्दन का एक खूबसूरत और गोरा हिस्सा नजर आ रहा था। सुबह की धूप खिड़की से छनकर उस पर पड़ रही थी, उसे एक कोमल आभा में लपेट रही थी। वो अंडा फ्राई कर रही थी। उसकी हरकतें कुछ अनाड़ी थी, बल्कि यूं कहें कि हाथ पैर ठीक से नहीं चल रहे थे। अंडा उसने आधा जला दिया था, लेकिन वो बहुत ध्यान से कर रही थी। इतने ध्यान से मानो कोई करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो। मैं उसकी पीठ देखता रहा। पल भर को सब कुछ अवास्तविक लगा। ये नजारा बहुत अनोखा था, बिल्कुल किसी सपने की तरह। उसने मेरी आहट सुन ली, मुड़ी, देखा मैं जाग गया हूं। वो थोड़ी शर्मिंदगी से मुस्कुराई। मैंने सोचा नाश्ता बना दूं। लगता है गड़बड़ हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान में थोड़ी झिझक थी, थोड़ी असमंजस, लेकिन ऐसी जिंदादिल और सच्ची जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस पल मुझे लगा मेरी धड़कन एक धड़कन चूक गई। कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं। मैं आगे बढ़ा और बहुत स्वाभाविक ढंग से उसके हाथ से कलछी ले ली। हमारे बीच की दूरी बहुत कम थी, इतनी कम कि मैं उसके शरीर से आ रही बॉडी वॉश की अच्छी सी खुशबू सूंघ सकता था, वही जो मैं इस्तेमाल करता था, और उसके बालों से आती शैम्पू की हल्की महक। उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने अनजाने में एक कदम पीछे हट लिया। माहौल थोड़ा अनोखा सा हो गया। मैंने जल्दी से नाश्ता तैयार किया, 2 आम से सैंडविच, 2 कप गर्म दूध। हम आमने सामने बैठे, चुपचाप खाते रहे। वो बहुत धीरे खा रही थी, बहुत शालीनता से, मेरी यादों की उस वार्ता की मेज पर हमलावर रानी से एकदम अलग। हम दोनों ने एक साथ बोलना शुरू किया
और एक साथ ही रुक गए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पहले तुम कहो, मैंने कहा। उसने हाथ में पकड़ा सैंडविच रख दिया और मुझे देखा। लिन चेन, क्या मैं कुछ समय के लिए यहां रह सकती हूं? उसकी आंखों में थोड़ी अनिश्चितता और गिड़गिड़ाहट थी। मेरा और कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं कोई दोस्त। मुझे नहीं पता कहां जाऊं। किराया मैं किसी तरह चुका दूंगी, उसने जोड़ा। उसकी आवाज में जिद का एक हल्का सा अंश था। ये उसका आखिरी घमंड था। हां, रुक सकती हो। मैंने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। किराए की कोई जरूरत नहीं। इसे तुम्हारे उन 50 लाख के मानसिक यातना खर्च का ब्याज समझ लो। मैंने मजाक किया, माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए। वो एक पल को चुप रही, फिर मेरा मतलब समझ गई और उसके होंठों पर एक बेहद हल्की लेकिन शहर को झुका देने वाली मुस्कान उभरी। ठीक है, उस दिन से सु वांगक्विंग मेरी किताबों की दुकान में रहने लगी। वो बहुत कम बोलती थी। ज्यादातर समय वो बस कोने में पड़े सोफे पर चुपचाप बैठी रहती, हाथ में एक किताब थामे सारा दिन पढ़ती रहती। उसने अब वे नफीस और महंगे ब्रांड नहीं पहने, बस वही सबसे आम सूती टी शर्ट और जीन्स पहनती जो मैंने उसके लिए खरीदी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, लेकिन मेरी यादों के किसी भी पल की उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती थी। वो मेरी सफाई करने, किताबों की अलमारियां सजाने, कॉफी बनाना सीखने में मदद करती। हालांकि शुरू में अक्सर दूध झाग बनाने में गड़बड़ कर देती थी। वो बहुत जल्दी सीखती थी, बहुत ध्यान से, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य चलाना सीखा था। मैं उसे अनाड़ीपन से खिड़कियां पोंछते, ध्यान से कॉफी मशीन समझते देखता तो दिल में एक अजीब सा एहसास होता। ये वही दूर खड़ी रानी एक बिल्कुल नई, साधारण जिंदगी जीने की पूरी कोशिश कर रही थी और मैं इस नई दुनिया में उसका इकलौता सहारा था। ये एहसास बहुत अजीब था, एक ऐसी जरूरत को पूरा करने का एहसास जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। एक दिन दोपहर को दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। मैं काउंटर के पीछे हिसाब किताब सुलझा रहा था। वो एक कप कॉफी लेकर आई और मेरे सामने रख दी। मेरी बनाई हुई है, उसने धीरे से कहा। चेहरे पर थोड़ी उम्मीद थी। मैंने चखा, बहुत सुगंधित, बहुत शुद्ध, बहुत अच्छी थी। मैंने दिल से तारीफ की। वो मुस्कुराई, उसकी आंखें दो खूबसूरत अर्धचंद्र बन गई। तो फिर आगे से दुकान की कॉफी मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? इसे किराया समझ लेना। मैंने उसकी चमकती आंखों को देखा और सिर हिला दिया। उस वक्त धूप बिल्कुल सही थी। उसकी मुस्कान धूप से भी ज्यादा गर्म थी। दिन ऐसे ही बीतते गए, शांत और आरामदेह। सु वांगक्विंग धीरे धीरे अपने अतीत के साये से बाहर निकलती लग रही थी। वो अब ज्यादा बातें करने लगी थी। उसके चेहरे पर अक्सर मुस्कान दिखने लगी थी। वो एक काबिल कॉफी मेकर बन गई। बहुत से ग्राहक उसकी बनाई कॉफी पीने ही आते थे। वे सब उसे दोपहर वाली किताबों की दुकान की सबसे खूबसूरत मालकिन बुलाते थे। हर बार ये सुनकर उसका चेहरा लाल हो जाता था और फिर चोरी से मेरी तरफ एक नजर देखती थी। हमारे रिश्ते में भी इस रोजमर्रा की नजदीकियों में एक सूक्ष्म बदलाव आ रहा था। अब हम मालिक और बॉडीग आड़ नहीं थे, बल्कि परिवार की तरह थे, या शायद परिवार से भी थोड़ा ज्यादा करीब। हमारे बीच शारीरिक स्पर्श भी और ज्यादा स्वाभाविक होता जा रहा था। तंग काउंटर में मुड़ते वक्त हमारे कंधे अनजाने में टकरा जाते। मैं उसके शरीर की कोमलता और गर्माहट महसूस कर पाता। वो मेरी बिखरी शर्ट का कॉलर ठीक करती, उसकी उंगलियां हल्के से मेरी गर्दन को सहलाती, एक हल्की सी सहरन पैदा करती। जब मैं उसे सिखाता कि नई आई किताबों पर प्लास्टिक की परत कैसे चढ़ाई जाती है, तो उसके पीछे खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ता। उसका हाथ बहुत छोटा, बहुत मुलायम, मेरी हथेली में बिल्कुल सही आता। मैं उसके बालों की खुशबू ले पाता, उसकी गर्म सांसों को अपने कान पर महसूस कर पाता। उसका शरीर हल्का सा अकड़ जाता, उसके कानों की जड़ें प्यारी सी गुलाबी हो जाती।
लेकिन वो मुझे हटाती नहीं थी। हम दोनों ही चुपचाप इस मीठी, बिन कही करीबी का आनंद ले रहे थे। एक शाम हमने दुकान का सारा स्टॉक चेक किया। काफी रात हो गई थी। मैंने अंगड़ाई ली। कंधों में कुछ दर्द महसूस हुआ। मैं थोड़ा दबा दूं? सु वांगक्विंग ने अचानक कहा। मैं चौंका। अभी कुछ सोच पाता वो मेरे पीछे आ चुकी थी। दो मुलायम से हाथ मेरे कंधों पर रख दिए गए। उसकी उंगलियां बहुत पतली थी, लेकिन उनमें ताकत थी। वो टीवी पर देखे तरीके से एकदम नियम से मुझे दबाने लगी। दबाव बिल्कुल सही था। थकान और दर्द तुरंत कम हो गया। पहले तुम भी अक्सर ऐसा करते थे, उसने मेरे पीछे से धीरे से कहा। जब भी मेरी मीटिंग देर तक चलती, तुम मेरी मालिश किया करते थे। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मुझे लगता था उसने कभी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा। उस वक्त तुम हमेशा दबाते दबाते शिकायत भी करते थे। कहते थे मेरे कंधे बहुत सख्त है, पत्थर जैसे। उसकी आवाज में मुस्कान का अंश था। ये भी कहते थे कि पूंजीपति सब बिना भावनाओं के रोबोट होते हैं। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अरे, वो तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझे खुश करने के लिए ऐसा करते थे। उसकी उंगलियां मेरे कंधों से सरकती हुई मेरी पीठ पर आ गई। पतली टी शर्ट के पार मैं उसकी हथेली की गर्माहट साफ महसूस कर पा रहा था। वो गर्माहट गर्म पानी की धार की तरह सीधे मेरे दिल में उतर रही थी। मेरा शरीर बेकाबू होकर तंग गया। उसकी आवाज का लहजा कुछ बदल गया। उसमें थोड़ी हिचकिचाहट और थोड़ा आकर्षण घुल गया था। वो झुकी। उसकी गर्म सांसें मेरे कान पर पड़ी। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? गूंज। मेरा दिमाग एक पल में पूरी तरह खाली हो गया। मुझे बस अपने दिल की जोरदार धड़कन सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं पता था क्या जवाब दूं, मान लूं या मना कर दूं। मैं वही जम गया, जरा भी हिल नहीं पाया। मेरे पीछे खड़ी वो भी चुप थी। बस वो मुलायम हाथ अभी भी मेरी पीठ पर टिके थे। हवा में मीठी और तनाव भरी चुप्पी पसरी थी। न जाने कितनी देर बाद उसने अचानक अपने हाथ हटा लिए। बहुत रात हो गई, जल्दी आराम करो। इतना कहकर वो मुड़ी और तेजी से सीढ़ियों की तरफ चल दी। मुझे एक जल्दी में जाती हुई पीठ दिखा गई। मैं उसकी जाती हुई आकृति को देखता रहा। मन में गड़बड़ मची थी। क्या मैंने सब गड़बड़ कर दिया? उस रात मुझे फिर नींद नहीं आई। दिमाग में बस उसका वह सवाल, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और उसके पास आने पर उसकी गर्म सांसें और कोमल स्पर्श घूमता रहा। उस रात के बाद से मेरे और सु वांगक्विंग के बीच का माहौल और भी अनोखा हो गया। हमने बहुत समझदारी से उस सवाल को आरा नहीं छेड़ा, लेकिन कुछ चीजें अब पहले जैसी नहीं थी। हवा में हमेशा एक अनकही मिठास तैरती रहती। एक नजर का आदान प्रदान भी दिल की धड़कन बढ़ा देता। मैं खुद नहीं रह गया था। मैं उसकी एक बात, एक मुस्कान पर सारा दिन खुश रहता। और अगर वो किसी ग्राहक से थोड़ी ज्यादा बातें कर लेती तो बेवजह गुस्से से भर जाता। मुझे उन ग्राहकों से जलन होने लगी जो उसकी हाथों की बनी कॉफी पी सकते थे, उन अजनबियों से जो उसकी कोमल मुस्कान देख सकते थे। मुझे एहसास हुआ मैं सच में फंस चुका हूं। पूरी तरह उस औरत के जाल में फंस चुका हूं, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था कि मैं उसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं करूंगा। उस दिन दोपहर दुकान में एक अनचाहा मेहमान आया। ब्रांडेड सूट पहने, बालों पर तेल लगाए चमकाता हुआ एक आदमी। उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता था। वो सीधा काउंटर के सामने आया। वांगक्विंग, वो बोला। उसकी आवाज इतनी चिकनी थी कि मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सु वांगक्विंग उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो नफरत और सतर्कता का मिलाजुला भाव था। झाओ तियान्यू, तुम यहां कैसे ढूंढते आए? झाओ तियान्यू, ये नाम मुझे याद था। सु वांगक्विंग का वो कथित मंगेतर, वो शख्स जो उसकी मुसीबत में गायब हो गया था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, वांगक्विंग।
झाओ तियान्यू ने नकली गहराई से उसे देखा। जैसे ही तुम्हारे घर की खबर सुनी, मैं तुरंत विदेश से वापस आ गया। चिंता मत करो, मेरे होते हुए सब ठीक हो जाएगा, वो बोला और हाथ बढ़ाकर सु वांगक्विंग का हाथ पकड़ना चाहा। सु वांगक्विंग ने घृणा से एक कदम पीछे हटकर उसके हाथ को टाल दिया। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। उसकी आवाज फिर से बर्फीली हो चुकी थी। प्लीज यहां से जाओ, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। झाओ तियान्यू का चेहरा उतर गया। वांगक्विंग, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हमारी तो सगाई हुई थी। भूल गई, तुम्हारे पिताजी ने खुद, मेरे पिताजी अब नहीं रहे। सु वांगक्विंग ने उसे बीच में ही काटा। उसकी आवाज कांप रही थी। और सगाई बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, बिना कोई रहम दिखाए। झाओ तियान्यू का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। उसने आसपास खड़े तमाशबीनों को देखा और आवाज धीमी कर ली। सु वांगक्विंग, इतना घमंड मत दिखाओ। तुम्हें लगता है अब तुम वो ऊंचे ओहदे वाली सु परिवार की बेटी हो? अब तुम कुछ नहीं हो मेरे अलावा। भला तुम्हें कौन अपनाएगा? वो बोला और फिर एक कदम और धमकी भरे अंदाज में आगे बढ़ा। उसकी नजरों में आक्रामकता साफ थी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस दिला सकता हूं। वरना, वो जोर से हंसा। उसकी निगाह मुझ पर टिकी। तुम इस घटिया किताब की दुकान चलाने वाले से उम्मीद लगाए बैठी हो, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगी? मैं अब तक खामोशी से बगल में खड़ा ये सब देख रहा था। ये सुनते ही मुझसे और रहा नहीं गया। मैं आगे बढ़ा और सु वांगक्विंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने जो कहा, तुमने सुना नहीं? मैंने झाओ तियान्यू की ओर देखा। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। तुम्हें निकल जाने को कहा। झाओ तियान्यू ने मुझे सिर से पैर तक जांचा। उसकी नजरों में घोर अपमान था। तुम हो कौन? एक मुफ्तखोर, मेरे सामने बड़बड़ाने की हिम्मत? उसने अपनी उंगली मेरी नाक पर तान दी। अगले ही पल उसकी उंगली से हड्डी टूटने की एक चटकने वाली आवाज आई। उसके मुंह से सुअर की कटे जैसी चीख निकली। उसने अपना हाथ पकड़ लिया, दर्द से पस। ईना छूट गया। मैंने उसकी वो मुड़ी हुई उंगली पकड़ रखी थी, बिना किसी भाव के। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझ पर उंगली तानता है। मैंने उंगली छोड़ी। वो झटके से बिजली का झटका खाए की तरह पीछे हटा। तुमने मुझे मारा? उसने मुझे देखा। उसकी नजरों में अविश्वास और डर साफ था। मैं तो बस तुम्हें मारूंगा ही नहीं। मैं मुस्कुराया, कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ता गया। मैं तुम्हें यहां से बाहर फेंक दूंगा। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे मुर्गी के बच्चे की तरह उठा लिया। उसने कितनी भी हाथ पैर मारे, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उसे घसीटता हुआ दरवाजे तक ले गया और फिर पूरी ताकत से फेंक दिया। वो एक फटे बोरे की तरह बाहर बरसाती जमीन पर जा गिरा। गुलाबों का वो कीमती गुलदस्ता भी बिखर गया और बारिश के पानी ने बेरहमी से उसे रौंद दिया। मैंने हाथ झाड़े और मुड़कर वापस दुकान में आ गया। ग्राहक मुझे डर और सम्मान भरी निगाहों से देख रहे थे। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया। मैं सीधा सु वांगक्विंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो शून्य में ताकती मुझे देख रही थी। उसकी निगाहें बहुत उलझी हुई थी। उनमें सदमा था, चिंता थी और एक ऐसी चमक जो मैं पढ़ नहीं सका। अब सब ठीक है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। झाओ तियान्यू का आना हमारी शांत जिंदगी में गिरे किसी पत्थर की तरह था। हालांकि मैंने उसे बाहर फेंक दिया था, लेकिन इस घटना का साफ तौर पर सु वांगक्विंग पर काफी असर हुआ। सारी दोपहर उसका मन नहीं लग रहा था। कई बार मैंने उसे खिड़की से बाहर खोई खोई ताकते देखा। मुझे पता था वो चिंतित है, इस बात से चिंतित कि झाओ तियान्यू फिर से मुसीबत बनकर आएगा। शाम को दुकान बंद करने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया।
देखा कि वो अभी भी काउंटर के पास बैठी है, ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं। मध्यम पीली रोशनी में उसका चेहरा उदास लग रहा था। मैं पास गया, उसके बगल में बैठ गया। अभी भी दिन की बात सोच रही हो? वो चौंकी, सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। मुझे बस बहुत बेकार महसूस होता है। उसने सिर झुकाए कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत ताकतवर हूं, सारी मुश्किलें हल कर सकती हूं। लेकिन अब मुझ में खुद को बचाने की भी हिम्मत नहीं है और तुम्हें भी अपने साथ परेशानी में डाल रही हूं। मैंने उसका खुद को कोसता हुआ चेहरा देखा। दिल में टीस उठी। ये तुम्हें परेशानी में डालना नहीं है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका बर्फीला छोटा सा हाथ पकड़ लिया जो काउंटर पर रखा था। उसका हाथ कांपा, लेकिन पीछे नहीं खींचा। सु वांगक्विंग, सुनो। मैंने उसे अपनी आंखों में देखने को कहा। तुम्हारी रक्षा करना मेरी अपनी मर्जी है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि तुम सुपरिवार की बेटी हो या नहीं, या तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। मैं बस तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गई। आंसुओं की एक परत उसकी पुतलियों पर छाने लगी। वो मुझे देखती रही। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सवाल फिर आ गया, लेकिन इस बार मैं बचना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए साफ शब्दों में एक एक करके अपने दिल की वो बात कह दी जो मैं हमेशा छुपाता रहा था। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, जिम्मेदारी की वजह से नहीं, बस लिन चेन सु वांगक्विंग को पसंद करता है। कब से मुझे नहीं पता। शायद जब तुमन मेरे सामने पहली बार अपनी कमजोरी दिखाई थी, या जब तुमने मेरी सफेद टी शर्ट पहनकर अनाड़ीपन से मेरे लिए अंडा फ्राई किया था, या फिर जब तुम मेरे पीछे खड़ी होकर सावधानी से पूछ रही थी कि क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूं। खैर, जब मुझे होश आया तब तक मेरा दिल तुमसे भर चुका था। मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत गंभीरता से कहा। इन दिनों अपने दिल की हर उलझन मैंने उसके सामने खोल कर रख दी। सु वांगक्विंग ऐसे ही चुपचाप सुनती रही। आंसू आखिरकार बेकाबू होकर उसके गालों पर बह निकले, लेकिन उसके होंठों के कोने ऊपर उठ रहे थे। वो रोई भी और हंसी भी। तुम बेवकूफ, उसने रुआंसी आवाज में मुझे डांटा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उसे आंसुओं से सना और खिलखिलाता हुआ देखा तो खुद पर काबू नहीं रख सका। मैं आगे झुका, धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। हमारी दूरी लगातार कम होती जा रही थी। मैं साफ देख सकता था उसकी लंबी पलकों पर टंगे चमकीले आंसुओं की बूंदों को। उसकी सांसों से आती हल्की खुशबू को सूंघ सकता था। मैं उसके होठों से बस 1 सेंटीमीटर दूर रुक गया। मैं उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर पड़ते महसूस कर सकता था। क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? मैंने भारी आवाज में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर ली और फिर हल्के से अपना सिर ऊपर उठा लिया। ये एक मूक निमंत्रण था। मैंने और देर नहीं की। मैंने सिर झुकाया और उस होंठ को चूम लिया जिसकी मुझे बहुत दिनों से तमन्ना थी। वो कोमल होंठ, वो एक बहुत हल्का, बहुत नरम चुंबन था, एक पंख की तरह जो दिल पर हल्के से छूकर गुजर गया। उसके होंठ मेरी सोच से भी ज्यादा मुलायम, ज्यादा मीठे थे। आंसुओं की हल्की नमकीन और उसकी अलग सी ठंडी खुशबू लिए हुए। मैं महसूस कर सकता था उसके शरीर की अकड़न और उसकी हल्की कांपती पलकें। मैंने गहराई में नहीं गया, बस ऊपरी स्वाद लिया। अपने होंठों से हल्के हल्के उसके होंठों की बनावट को टटोला, जैसे किसी अनमोल कलाकृति को संभाल रहा हो। धीरे धीरे उसका तना हुआ शरीर ढीला हो गया। उसने कच्चे अनाड़ीपन से मेरा साथ दिया। उसने हाथ उठाकर मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लिए। इस हरकत ने जैसे कोई बटन दबा दिया
और मेरी सारी समझदारी एक झटके में जल गई। मैं अब इस कोमल स्पर्श से संतुष्ट नहीं था। मैंने चुंबन को गहरा किया, उसके दांतों की दीवार तोड़ी और सीधे अंदर तक चला गया, जैसे किसी किले पर हमला कर रहा हो। मैं उसकी घबराहट और अनजानपन महसूस कर सकता था, लेकिन उसने मुझे हटाया नहीं, बल्कि और भी जोर से मुझे पकड़ लिया, अपना सब कुछ बिना किसी हिचक के मुझे सौंप दिया। हमारी सांसें आपस में उलझ गई, हमारे दिल की धड़कनें एक ही ताल पर हो गई। ये चुंबन काफी देर तक चला, इतनी देर कि हम दोनों की ही सांसें फूलने लगी। अलग होते वक्त हम दोनों के चेहरे लाल थे, सांसें तेज थी। चांदी का एक चमकीला धागा हमारे होठों को आपस में जोड़े हुए था। नजारा बेहद मोहक था। सु वांगक्विंग मेरी बाहों में समा गई, अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया, किसी शरण मांगती बिल्ली के बच्चे की तरह। मैं उसके जलते गालों की गर्मी और उसके दिल की जोरदार धड़कनों को महसूस कर सकता था। उसकी आवाज मेरे सीने से दबीद भी आई। मैंने उसे पकड़े रखा और हल्के हल्के उसके मुलायम लंबे बालों को सहलाया। अब क्या है? उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर झुकाकर उसके माथे पर एक चुंबन दिया। तुम्हारा ख्याल? वो मेरे सीने में थोड़ा और सिमट गई, और फिर मच रसे भी धीमी आवाज में बोली, तो फिर आगे से तुम मुझे और गुस्सा नहीं दिलाओगे, और नहीं मुझे सु मैडम बुलाओगे। मैं हंस पड़ा। जैसा तुम कहो, वांगक्विंग। मुझे ये नाम पसंद है, मेरी वांगक्विंग। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने सारी दुनिया पाली। न वो 2 करोड़, न वो आलीशान बंगला, न गाड़ियां, कोई चीज उस गर्म, कोमल और मुझ पर हंसने और रोने वाली औरत की बराबरी नहीं कर सकती जो मेरी बाहों में थी। मैंने उसे पकड़े रखा, बहुत देर तक छोड़ने का मन नहीं हुआ। खिड़की के बाहर बारिश न जाने कब रुक गई थी। एक चमकीला चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। उसकी कोमल चांदनी खिड़की से छनकर हम दोनों पर बिखर रही थी। सब कुछ एक सपने की तरह खूबसूरत था। अगर यह सपना है तो मैं चाहता हूं कभी न जागूं। हमारे बीच का वो पर्दा आखिरकार हट चुका था। रिश्ता भी साफ और पक्का हो गया। मैं पूरी तरह से उसका बॉयफ्रेंड बन गया, और वो मेरी इस छोटी सी दुकान की मालकिन। अरे नहीं, मालिक, उसने कहा। इस दुकान में आधी हिस्सेदारी उसकी होगी, और वो खुद को गिरवी रखकर इसकी कीमत चुकाएगी। मैंने खुशी खुशी मान लिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे फायदे का सौदा था। हम सभी आम प्रेमी जोड़ों की तरह प्यार करने लगे, साथ रहने लगे। बस ये साथ रहना थोड़ा अलग था। हम अब भी अलग अलग कमरे में सोते थे। मैं नीचे सोफे पर, वो ऊपर अटारी में। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं चाहता था, बस मुझे डर था कहीं मैं हाथ से निकलकर भेड़िया न बन जाऊं और इस नन्ही खरगोश को पूरी तरह खा न जाऊं। उसने कहा उसे एक सही मौके का इंतजार है। मुझे नहीं पता वो सही मौका कब आएगा, लेकिन मैं इंतजार करना चाहता था। हमारी मीठी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। एक हफ्ते बाद एक सुबह जब मैं उठा तो सु वांगक्विंग गायब थी। अटारी के बिस्तर पर रजाई करीने से तहकी हुई थी। काउंटर पर उसका बनाया एक सैंडविच और एक कप गर्म दूध रखा था। पास एक नोट दबा था। लिन चेन, मेरा इंतजार करना। लिखावट उसी की थी, साफ और थोड़ी तीखी। मेरे दिल में एक जोर का धक्का लगा। एक अनजानी सी बुरी आहट महसूस हुई। मैंने फोन निकालकर उसे कॉल करना चाहा, लेकिन देखा उसका फोन तो नोट के पास ही रखा था। वो लेकर नहीं गई थी। वो कहां गई? बिना बताए क्यों चली गई? सारा दिन मेरा मन बेचैन रहा। किताबों की दुकान का ध्यान भी नहीं रख पाया। मैं बार बार उस नोट को देखता। मेरा इंतजार करना, ये 4 शब्द एक पहेली की तरह थे। दोपहर होते होते दुकान में लगे टीवी पर
दोपहर की आर्थिक खबरें आ रही थी। एक ताजा खबर ने मेरा ध्यान खींचा। ग्रुप ने आज आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई, बड़े प्रबंधकीय बदलाव की घोषणा की। पूर्व चेयरमैन सु जेनबैंग की इकलौती बेटी सु वांगक्विंग फिर से ग्रुप की सीईओ का पद संभालेंगी। जानकारी के मुताबिक सु वांगक्विंग इस बार विदेशी पूंजी के बड़े निवेश के साथ वापसी कर रही है और उन्होंने ग्रुप के मुख्य प्रतिद्वंदी तियान्यू इंटरनेशनल का सफल अधिग्रहण कर लिया है। खबर के दृश्य में सु वांगक्विंग एक सधे हुए काले सूट में स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे पर फिर वही ठंडा और दूर बनाए रखने वाला रानी वाला रुआब लौट आया था। नजरें तेज, हाव भाव उदासीन, मानो वो औरत जो मेरी बाहों में शर्माती थी मेरे सामने चेहरा लाल करती थी, बस मेरा एक भ्रम हो। उसके पास कुछ अनजान लेकिन ताकतवर दिखने वाले विदेशी खड़े थे और उसका पूर्व मंगेतर झाओ तियान्यू दो सुरक्षा गार्डों के बीच दबोचा हुआ, चेहरा पीला पड़ा, पागलों की तरह चिल्ला रहा था। सु वांगक्विंग, तुम हरीली औरत, तुम्हारा सत्यानाश हो। वो चीख रहा था और उसे घसीटकर सभा स्थल से बाहर ले जाया गया। मैं पत्थर की मूर्ति बना टीवी स्क्रीन देखता रहा, दिमाग बिल्कुल खाली। तो यही सच्चाई है। दिवालियापन, बेबसी, सब झूठ, सब उसका रचा हुआ एक नाटक था। वो बस मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मेरी किताबों की दुकान को अपने दोबारा उभरने की शरण स्थली बनाकर, मेरी सहानुभूति का फायदा उठाकर अपना सबसे मुश्किल वक्त काटना चाहता था। और अब वो सफल हो गया। वो फिर से वही दूर खड़ी रानी बन गया। तो उसने बिना किसी मोह के मुझे एक झटके में लात मार दी। मेरा दिल जैसे किसी कुंद चाकू से बार बार काटा जा रहा हो। इतना दर्द कि मेरी सांस रुक गई। मैं सच में एक बेवकूफ हूं, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। मुझे भरोसा हो गया कि उसे मुझ जैसे बेकार आदमी से सच में प्यार हो जाएगा। मुझे लगा कि हमारे बीच सच्चा प्यार है। कितना हास्यास्पद, बहुत ही हास्यास्पद है। मैंने टीवी बंद किया, दुकान का दरवाजा बंद किया, अकेला अंधेरे में बैठा रहा। हाथ में वो मेरा इंतजार करना वाला नोट कसकर पकड़ा था और उसे मरोड़कर बेकार कागज का गोला बना दिया। सु वांगक्विंग, तुमने कर दिखाया। तुमने मुझ लिन चेन को बंदर बना दिया। मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैंने अपना फोन निकाला और अगली सुबह की तिब्बत जाने वाली सबसे पहली फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया। मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जो आसमान के सबसे करीब हो। शायद वहां जाकर मेरा ये बेवकूफी भरा और गंदा दिल धुल जाए। ये झूठ और विश्वासघात से भरा शहर, मैं एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था। दोपहर वाली किताबों की दुकान, भाड़ में जाए दोपहर। मेरी जिंदगी में अब कोई दोपहर नहीं है, बस अंतहीन अंधेरी रात है। ल्हासा का आसमान बहुत नीला, बहुत शुद्ध, इतना शुद्ध कि असत्य लगे। मैं पोटाला पैलेस के सामने खड़ा उन भक्त तीर्थयात्रियों को देख रहा था। एक एक कदम, एक एक दंडवत। उनकी आंखें बहुत साफ, इतनी साफ कि मुझे अपने आप पर शर्म आए। मैंने यहां एक महीना बिताया, पहाड़ घूमे, झील घूमी, स्तूप की परिक्रमा की। मैं अपने दिमाग से उस औरत को निकालना चाहता था, निकाल फेंकना चाहता था, लेकिन बेकार। वो एक भूतनी की तरह मेरा पीछा करती रही। दिन में वो मेरे घुमाए जा रहे प्रार्थना चक्र पर होती, रात में मेरी बंद आंखों में। मैं जितना भूलना चाहता, उसका चेहरा उतना ही साफ होता जाता। वो मेरी सफेद टी शर्ट में अनाड़ीपन से अंडा फ्राई करती हुई, वो मेरी बाहों में सिमटी लाल चेहरा और तेज धड़कनों के साथ पूछती हुई कि हम क्या है। वो आंखें बंद करके सिर उठाए मेरे चुंबन का इंतजार करती हुई। एक एक दृश्य फिल्म की तरह मेरे दिमाग में बार बार चलता रहता। प्यार और नफरत आपस में उलझकर मुझे पागल किए दे रहे थे। एक महीने बाद मैं तिब्बत छोड़कर चला गया।
मैं उस शहर वापस नहीं लौटा। मैं भटकने लगा, युन्नान से सिचुआन, जियांगनान से मरुस्थल तक। मैंने बहुत रास्ते देखे, बहुत से नजारे देखे और बहुत से लोगों से मिला, लेकिन मेरा दिल अब भी खाली था, बिल्कुल उस बेघर भूत की तरह जिसे अपना घर नहीं मिल रहा। 6 महीने बाद मैं थकाहारा उसी जानी पहचानी शहर में लौट आया। मुझे भी नहीं पता मैं क्यों लौटा। शायद इस पूरी कहानी को एक अंत देना चाहता था। मैं उसी दोपहर वाली किताबों की दुकान पर वापस आया। वो अब भी खुली थी। दरवाजे पर लगी विंड चाइम हवा में वैसी ही मधुर आवाज कर रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। मैंने दरवाजा धकेला। ए का जाना पहचाना चेहरा काउंटर के पीछे बैठा था। सु वांगक्विंग। वो पतली हो गई थी और थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थी, लेकिन उसका पेट हल्का सा बाहर को उभरा हुआ था। उसने एक ढीला सा मैटरनिटी गाउन पहना हुआ था और सिर झुकाए ध्यान से एक किताब पढ़ रही थी। विंड चाइम की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। मुझे देखते ही उसका शरीर जोर से कांपा। उसके हाथ से किताब छूट कर गिर गई। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। तुम लौट आए। उसकी आवाज भर्राई हुई और कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी निगाहों से उसे देखता रहा, उसके उभरे हुए पेट को देखता रहा। मेरा दिल जैसे सुई चुभोई जा रही हो, बारीक बारीक दर्द से भर गया। बच्चा किसका है? मैंने अपनी आवाज सुनी, लोहे की तरह ठंडी। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बस उठी और कदम दर कदम मेरी तरफ चलने लगी। उसकी आंखों के चारों ओर लाली थी। आंसू टूटे मोतियों की तरह नीचे गिर रहे थे। लिनचेन, मुझे समझाने का मौका दो। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। समझाना? मैंने ठंडी हंसी हंसी। समझाने को बचा ही क्या है? सु मैडम, आपने तो बड़ी चाल चली, मुझे नचाकर। बहुत मजा आया ना? और अब तो बच्चा भी होने वाला है। झाओ तियान्यू का है। बधाई हो सु मैडम। एक साथ दोहरी खुशियां। मेरे शब्द चाकुओं की तरह बेरमी से उसके दिल पर वार कर रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर लड़खड़ाने लगा। नहीं, झाओ तियान्यू का नहीं है। वो रोते हुए सिर हिलाने लगी। बच्चा तुम्हारा है, लिन चेन, बच्चा हमारा है। मेरा दिमाग गूंज करता हुआ पूरी तरह बंद हो गया। हमारा कैसे हो सकता है? हमने तो कभी। मुझे अचानक हमारी साथ बिताई आखिरी रात याद आ गई। वो रात जो शराब और जुनून से भरी थी। मैंने उस रात थोड़ी पी रखी थी। बाद की बातें मुझे ठीक से याद नहीं थी। मुझे बस इतना याद था, अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मुझे लगा था वो बस एक अय्याशी भरा सपना था। क्या तुम्हें याद आ गया? वो रात उसने मुझे देखा। उसकी नजरों में दर्द और प्यार दोनों थे। उस रात तुमने बहुत पी रखी थी। तुमने मुझे पकड़ लिया था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम बार बार मेरा नाम ले रहे थे। तुमने मुझे तकिए की तरह पकड़ लिया था और मेरे शरीर के साथ कई करीबी हरकतें की। मैंने तुम्हें हटाया नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा था हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं गलत थी। उसके आंसू और भी तेज बहने लगे। झाओ तियान्यू, वो मेरा मंगेतर नहीं था, वो मेरा दुश्मन था। उसी ने मेरे पिताजी को मरवाया, कंपनी हड़प ली। मैंने दिवालियापन का नाटक किया, तुम्हारे करीब आई। शुरू में सच में तुम्हें एक आड़ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन बाद में मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। मुझे वापस जाकर अपनी चीजें वापस लेनी थी, अपने पिता का बदला लेना था। मैं तुम्हें इस सब में नहीं घसीट सकती थी, क्योंकि वो पागल है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता। इसलिए मुझे बिना बताए जाना पड़ा। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें देखकर
मैं फिर जाने का इरादा ही छोड़ दूं। मैंने सब काम निपटाए और तुरंत तुम्हें ढूंढने वापस आ गई। लेकिन तुम जा चुके थे। मैंने तुम्हें 6 महीने तक ढूंढा। लिन चेन, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। वो सिसक सिसक कर रो रही थी, लगभग बेहोश होने वाली थी। मैं वहीं खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला, किसी पत्थर की मूर्ति की तरह। सूचना का बोझ बहुत ज्यादा था। मुझे पचाने के लिए वक्त चाहिए था। दुश्मन, बदला, हमारा बच्चा, ये सब किसी बेहुदा घटिया टीवी नाटक जैसा लग रहा था। और मैं उसका सबसे बेवकूफ हीरो था। मैं आखिरकार गया नहीं। मैं रुक गया, इसलिए नहीं कि मैंने उसकी सारी बातों पर यकीन कर लिया था, बल्कि इसलिए कि मैं एक गर्भवती औरत को, एक ऐसी औरत को जिसके पेट में शायद मेरा बच्चा हो, यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता था। हमारी जिंदगी फिर से शुरुआत पर लौट आई, लेकिन शुरुआत से एकदम अलग। हमारे बीच एक न दिखने वाली दीवार खड़ी थी। दीवार के इस पार मेरा वो धोखा और चोट था जिसे मैं भुला नहीं पा रहा था। दीवार के उस पार उसका सावधानी भरा प्यार और भरपाई करने का प्रयास था। उसने कंपनी का सारा काम पूरी तरह पेशेवर प्रबंधकों को सौंप दिया और खुद पूरी तरह से किताबों की दुकान में रहकर गर्भावस्था की देखभाल में लग गई। वो मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाती, मेरी सारी पसंद नापसंद और आदतें याद रखती, और जब मैं थक जाता तो चुपचाप मेरे कंधों की मालिश करती। वो जितना ज्यादा करती, मेरे दिल की वो दीवार उतनी ही ज्यादा हिलने लगती। मैं महसूस कर पाता था वो सच में मुझसे प्यार करती थी। वो प्यार गहरा और बेहद विनम्र था, बिल्कुल भी उस रानी की तरह नहीं जो कभी दुनिया पर राज करती थी। मैं कभी कभी सोचता, अगर उसने मुझे शुरू से ही सच बता दिया होता तो क्या हम अलग होते। लेकिन जिंदगी में अगर नहीं होता। बच्चा दिन ब दिन बड़ा हो रहा था, उसका पेट भी, और ज्यादा दिखने लगा था। मैं उसके साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए जाने लगा। जब मैंने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर उस छोटी सी जान को देखा, उसकी जोरदार धड़कन सुनी, तो मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। वो दीवार भी उसी पल धड़ाम से ढह गई। मैं अब खुद को धोखा नहीं दे सकता था। मैं उससे प्यार करता था, शुरू से, हमेशा से उससे ही प्यार करता था। मैं बस अपने आप से ही जिद कर रहा था। अस्पताल से लौटते वक्त मैं कार चला रहा था। वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। हम दोनों चुप थे। दुकान के करीब पहुंचते पहुंचते मैंने अचानक कहा, वांगक्विंग। वो चौंकी और मेरी तरफ देखने लगी। फिर से शुरू करते हैं, मैंने कहा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसे अंधेरी रात में तारे जल उठे हों। उसने कुछ नहीं कहा, बस जोर से सिर हिला दिया। आंसू एक बार फिर बह निकले। इस बार ये खुशी के आंसू थे। मैंने एक हाथ अलग करके उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ अब भी उतना ही मुलायम। मैंने जोर से पकड़ा, मानो इन 6 महीनों में हाथ से फिसले सारे पलों को वापस समेट रहा हूं। जिंदगी आखिरकार अपनी सही पटरी पर लौट आई। धूप, कॉफी की सुगंध और प्यार से भरी हुई। कुछ महीनों बाद सु वांगक्विंग ने एक बेटे को जन्म दिया। बहुत स्वस्थ, बहुत प्यारा। आंखें भौं उस पर गई, नाक और मुंह मेरे जैसा। हमने उसका नाम लिन नियानक्विंग रखा, जिसका मतलब है सु वांगक्विंग की याद। वो बच्चे को गोद में लिए बहुत खुशी से हंस रही थी। मैं भी हंस पड़ा। पत्नी, बेटा, घर, सब कुछ था मेरे पास। मुझे लगा मेरी जिंदगी कभी इतनी पूरी नहीं हुई। रही बात उन बीते धोखे और चोट की, तो उसे हवा में उड़ जाने दो। जिंदगी की राह अभी बहुत लंबी है। आज के पल को संजोना सबसे जरूरी है। मैं आगे बढ़ा और पीछे से उसे और बच्चे को गले लगा लिया। उसके गाल पर एक चुंबन दिया। बीवी, तुमने बहुत मेहनत की। वो मेरी बाहों में सिमटी और मुझसे लिपट गई। कोई मेहनत नहीं,
तुम और नियानियान साथ हो, सब कुछ सार्थक है। खिड़की के बाहर धूप खिली हुई थी। दोपहर वाली किताबों की दुकान में वक्त शांत और अच्छा था। मुझे पता है हमारी कहानी अभी बस शुरू हुई है, और इस बार ये एक बहुत लंबी खुशियों भरी कहानी होगी।